हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है नील गाइडेंस में आपका। आज हम बच्चों सेकंड शिफ्ट करेंगे कंप्लीट अपनी। देखिए जो सेकंड शिफ्ट 26 जुलाई की थी, उसका जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है बेटा। एक तो आपका गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर और जवाहरलाल नहर और भाखड़ा नहर। इसमें से जो आंसर आपका आएगा वो ए आएगा। पहले प्रश्न का ए आंसर आएगा। कौन सी नहर है वो? गुरुग्राम, गुरुग्राम नहर। ठीक है बेटा। इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं भिवानी नहर और जवाहरलाल नहर, ये जो दोनों नहरें हैं ये भाखड़ा जो नहर है उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, ये एक तो आप ध्यान रखें। और गुरुग्राम नहर जो है वो यमुना नदी के ओखला बैराज से जो है निकाली गई है। ठीक है बेटा। अगला इसमें प्रश्न है, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? सोनीपत में एक उद्यम है जो स्थापित किया गया जापान और फ्रांस के सहयोग से। उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन में है रेनबैक्सी, याकुल्ट, डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन और नेस्ले इंडिया। इसमें जो आपका जो ऑप्शन है वो है बेटा याकुल्ट डैनोन। प्रश्न संख्या आपकी है चौथी। याकुल्ट डैनोन। इसमें ये जो याकुल्ट है ना बेटा, ये याकुल्ट तो जापान से संबंधित है। ठीक है, और ये फ्रांस से। ठीक है बेटा। अगला आपका आता है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक नंबर पर है, अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या विकल्प दे रखा है कि दूसरा कथन क्या दे रखा है कि भारत की संसद ने 2006 में 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया। ठीक है। तीसरा कथन है कि 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया। ठीक है। चौथा कथन क्या है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें देखना है और बताना है कि चारों कथनों में से कौन से सही हैं, सभी सही हैं या एक दो सही हैं, इस तरीके से हमें बताना होगा। तो इसमें देखो, जो पहला कथन है कि अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है, ये आपका जो कथन है वो गलत है। अनुच्छेद जो 48 है उसके भाग 4 जो है वो कृषि और पशुपालन में जो विकास करने के जो नियम है उनसे संबंधित है बेटा। ठीक है। और कुछ प्रकार के ऐसे मवेशी हैं जिनके वध को ये रोकता है, प्रतिबंधित करने का इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 48 तो गलत लिखा हुआ है। अगला है कि भारत की संसद ने 2006 में 86वां संवैधानिक संशोधन पारित किया। ये 2006 में नहीं किया, 2004 में, 2021 में किया बेटा, 2002 में। ये 2006 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ये 2002 आएगा। ठीक है। तो ये क्योंकि 2006 है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए कि 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, ये सही है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन जो है बी, दोनों कथन सही हैं आपके। ऑप्शन बी आपका सही आएगा, केवल तीसरा और चौथा। तो छठे प्रश्न का प्रश्न संख्या जो 6 है उसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। तीसरा कथन भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। ठीक है बेटा। अगला आपका आता है प्रश्न संख्या 7 की फुलकारी का क्या अर्थ होता है? फुलकारी क्या है? तो ये शॉल बनाने की एक कला है, ये इसमें आएगा। अगला आपका आता है
हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम बताओ। तो ये क्या होगा बेटा, आरसी होगा। 7वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, आरसी। ठीक है, अगला है जलवायु, प्रश्न संख्या 11वीं कि जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। 7वें का बी ठीक है, और आगे आपका आता है 10वां जो मैंने अभी बताया है ना आपको, आरसी वाला, इसका भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा, बी का आरसी। ठीक है, और 7वें के बी में क्या आएगा कि शॉल बनाने की एक कला है। ठीक है बेटा, अगला आता है प्रश्न संख्या 11वीं की जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण कोपेन द्वारा विकसित किया गया कौन सा अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है, ये सही है। वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान भी की है। तो दोनों ही जो कथन है वो सही है। तो आंसर कौन सा आएगा, 11वें का भी बी आएगा। ठीक है बेटा, 11वें का बी। अगला आपका आता है 12वां प्रश्न, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ बेटा, 3 बार हुआ था। 3 बार कितनी, कौन कौन सी बार, प्रश्न संख्या है आपकी ये 12वीं। ठीक है, एक तो 3 बार हुआ था, पहली बात, इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। कितनी बार हुआ, 3 बार। कौन कौन से सन में, तो 1967 से 68। ठीक है, उसके बाद आपका 1977 से 1978 तक। ठीक है, तो ये जो 1977 से 1977 है बेटा, ये अप्रैल 1977 से जून 1977 तक। ठीक है, अगला आपका है कि ये 1990 1991 से, यानी कि अप्रैल 1991 से जून 1991 तक, ये तब भी लगा था। ठीक है, 3 बार लगा इसमें, 1967-68 में लगा, दूसरी बार 1977 से जून 1977 तक लगा। तो ये जो 1977 है ना, कि ये है 30 अप्रैल 1977 से जून 1977 तक, जो कि सबसे कम समय के लिए लगी थी, ये राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला ये जो आता है ना आपका 1991, यह है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 1991 से लेके जून 1991 तक। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला इसमें देखिए प्रश्न संख्या है, अगली प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 15वें प्रश्न में देखिए क्या है कि हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है। तो हरियाणा का स्वांग सम्राट किनको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद। 15वें प्रश्न का कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है बेटा, इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17वीं, ना मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। हमें जीडीपी बतानी है कि जो नाम मात्र की है, प्रति व्यक्ति आय पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, या तो फिर स्थिर बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, या फिर वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद। तो 17वें का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, 17वें का सी। ठीक है, अगला देखिए 18वां कि हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मेला लगता है। तो शीतला माता मेला कहां पर लगता है, गुरुग्राम में लगता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा, 18वें का डी। ठीक है बेटा, 18वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला है हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है बेटा, करनाल में। ये है 18 के बाद 21वां प्रश्न।
21वां प्रश्न है आपका, इसमें ऑप्शन आएगा ए करनाल। ठीक है, अगला देखिए, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? प्रश्न संख्या 22वीं देखिए, तो ये जो 22वीं है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत वो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, फिर है आपका जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद, तो ये जो जिला परिषद है ना, ये कार्य करती है ग्राम पंचायत के ग्रामीण विकास के लिए भी ये उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि ये जिला स्तर पर कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा सही आएगा? ऑप्शन आएगा आपका सी, 22वें का सी आपका सही रहेगा। अगला आता है भारत का पहला आम चुनाव। तो भारत का पहला आम चुनाव जो है वो 51-52 में हुआ था। प्रश्न संख्या 23वीं, इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही रहेगा। कब हुआ था? 1951-52 में। अगला आपका आता है कि हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो बड़खल झील मैंने झील वाले चैप्टर में भी आपको सारा करा रखा है। बड़खल झील जो है वो कहाँ पे है बेटा? फरीदाबाद में। प्रश्न संख्या आपकी है 24। 24 का बी ऑप्शन सही रहेगा, फरीदाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, चोरमार का युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, गुजरात का युद्ध, थानेसर का युद्ध। तो थानेसर का युद्ध, गुजरात का युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये इससे संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए। ए ऑप्शन आपका सही होगा प्रश्न संख्या 27 में। ठीक है, कौन सा? चोरमार का युद्ध। ये ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार जो चोरमार की लड़ाई थी वो 1707 में लड़ी गई थी। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? बंदा बहादुर के नेतृत्व में लड़ी गई थी बेटा। मुगल सेना के ये जो नेतृत्व करता थे वो बंदा बहादुर थे सिख सेना की तरफ से। ठीक है, और मुगल सेना के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार है? तो सूरजकुंड मेला जो करा रखा है उसमें ये मैंने बताया भी था आपको, ओडिशा इसका भागीदार है। ठीक है बेटा, तो प्रश्न संख्या जो 28वीं है, 28वीं का ऑप्शन भी क्या आएगा? ए आएगा। 28वीं का ऑप्शन आएगा बेटा सी, उड़ीसा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका आता है इसमें प्रश्न संख्या 30वें प्रश्न के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय किसके? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो 30वें का कौन सा है? प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, अगला 31वां प्रश्न है, घग्गर हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपकी है ये 31वीं, और बांगर कौन से ऑप्शन में है? ये सी में। ठीक है बेटा, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? तो कौन थी? पता है सबको कौन थी बेटा? कल्पना चावला। ठीक है, जिनकी अंतरिक्ष से वापस लौटते समय मृत्यु भी हो गई थी, ये है कल्पना चावला। ऑप्शन है ए।
ठीक है। अगला देखिए कि हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है। तो ये जो पीलिया ओढ़ा जाता है, ये पुत्र होने के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये होगा बेटा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या है 34। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 36वां प्रश्न, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है कि वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये बात सही है। इसमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई हैं। ये भी सही है। और गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक हॉल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उसमें उकेरी गई हैं। यानी कि इसके सारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। सबसे बड़ी छवि किसकी है? महानिर्वाण की है। तो उपर्युक्त सभी इसमें आएगा। तो ऑप्शन 36वें का क्या हो जाएगा बेटा? 36वें प्रश्न का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ये आएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आता है अगला है 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न, टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी है? घग्गर की, यानी हकरा की। घग्गर कह लो, हकरा एक ही बात है। घग्गर नदी की है ये। किसकी है? घग्गर नदी की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है। अगला इसमें है कि हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहना जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? तो ये क्या होता है बेटा? बोरला बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी सही आएगा। प्रश्न संख्या 41वीं। अब लड़कियां तो कर दे, लड़के कैसे करें इसको? लड़कों को नहीं पता होता। सी। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। एक तो राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और उनका राज्य दे रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान किन किन राज्यों से संबंधित है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड से संबंधित होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल से संबंधित होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां से संबंधित होगा बेटा? कौन से राज्य में है ये? राजस्थान में है। ठीक है। सरिस्का राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और कार्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका मिलान कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? बी सही होगा। 42वें का 42वें का बी। ठीक है। अगला आपका आता है प्रश्न संख्या 43वीं, जिसके अनुसार हरियाणा में चोखी ढाणी कहाँ स्थित है? तो चोखी ढाणी कहाँ पर है? सोनीपत में है। चोखी ढाणी कहाँ है बेटा? सोनीपत में। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, सोनीपत। अगला आता है प्रश्न संख्या 46, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो ये कौन सी शैली आएगी बेटा इसमें? द्रविड़ और नागर शैली। कौन सी? द्रविड़ और नागर शैली। ये प्रश्न संख्या आपकी है 46वीं। प्रश्न संख्या 46 के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन ऐसी गायिका है जो 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? तो ये कौन थी बेटा? जोहराबाई अंबाले वाली। ये नाम से भी कुछ पता इसमें लग जाएगा कि अंबाले वाली मतलब जोहराबाई अंबाले वाली। तो ये कहां से संबंधित है? हरियाणा से। अंबाले वाली। ठीक है। और ये ऑप्शन आपका क्या है इसमें? 47वें ऑप्शन का डी। 47वें ऑप्शन का डी आंसर सही है। ठीक है बेटा। अगला आपका है इसमें प्रश्न संख्या 51वीं, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो ये अरावली जो है, ये है बेटा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये संबंधित है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से। ठीक है। इसमें ये कहा गया है इस परियोजना के अंतर्गत कि इसको में 1400 किलोमीटर लंबा
और कम से 5 किलोमीटर जो चौड़ी हरित पट्टी है उसको बनाने संबंधी परियोजना ये है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 51वें में कौन सा आएगा? 51वें का सी ऑप्शन आएगा आपका, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ठीक है बेटा, अगला आप देखिए, अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न जो है वो क्या है कि भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कहता है कि दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा क्या कहता है वो कथन कि दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो कथन कौन सा सही है? एक सही है, पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा बेटा? ए, कि केवल एक ही ठीक है और ऑप्शन में एक कौन से में है? ए में है। ठीक है, अगला आपका आता है प्रश्न संख्या 55, हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा मिलती है? कौन से क्षेत्र में मारकंडा नदी मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलती है बेटा? यमुना वन, शिवालिक पहाड़ियां, राजस्थान के पठार या अरावली पहाड़ियां। तो राजस्थान के पठार तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है? शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये है 55वें का बी। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है कि अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो प्रश्न है बेटा, खाने सामान गृह मंत्री को कहा जाता है, दीवान अली दान के प्रभारी को कहा जाता है, दीवान राजस्व मंत्री को कहा जाता है और वकील मुख्यमंत्री होता है। तो ये सारे ही लगभग सही हैं, लेकिन ये जो गृह मंत्री है ना, इसमें ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ये तो बोर्ड पे डिपेंड है कि वो क्या इसका आंसर देते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का क्या नाम है? तो प्रश्न संख्या 60 में देखो क्या कहते हैं, जो ऊनी मफलर पहना जाता है उसको कहते हैं बेटा गुलीबंद। क्या कहते हैं? गुलीबंद। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही आएगा? प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन आएगा डी। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला है 63वां प्रश्न, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये एनीमोमीटर होता है बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में? तो ये 63 का बी आना चाहिए। ठीक है, अगला है हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो कंपनी है ये इतालवी और डच दोनों के सहयोग से बनी हुई कंपनी है। छोटे छोटे बच्चे जो एल्पेनलीबे खाते हैं, चुपा चुप खाते हैं। ठीक है, सेंटर फ्रूट है, आप लोग भी खाते हैं, ये तो सेंटर फ्रेश है। ठीक है, जस्ट जेली है। तो ये जो सब बनाते हैं ये उन कंपनियों से संबंधित है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में है आपका गुरुग्राम। ये प्रश्न संख्या आपकी है 70वीं। 70वें प्रश्न में ऑप्शन आपका आएगा गुरुग्राम, सी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 71वीं की आसियान जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ भी जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? 1967 में। कितने देश इसके सदस्य हैं? 10 देश इसके सदस्य हैं इस समय। ठीक है, अगला आता है आपका 75वां प्रश्न। तो 71वें का ऑप्शन भी क्या होगा? डी होगा। 71वें का ऑप्शन क्या होगा? डी। और 72वें में देखो 71 के बाद 75वां है बेटा। 75वां प्रश्न है कि हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? 2015 में।
2015 में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अगला आता है, हिंदी आ जाती है आपकी ये। इसमें हिंदी में देखिए, वरना, और, ताकि, तो, कि, ये जो शब्द हैं ये किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? तो जब दो शब्दों को जोड़ने की बात आती है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये शब्द अव्यय के कौन सा जो पार्ट है वो कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। तो 86वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपकी इंडिया जीके और हरियाणा जीके तो हो ही गई है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बेटा कि अब जो हरियाणा जीके जो हमने थोड़े छोड़ा हुआ था, कुछ पार्ट इसका भी रह गया है, वो शुरू से कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। हिंदी आपकी शुरू करेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो जुड़े रहिए और आसपास भी आप कोशिश कीजिए कि और बच्चे भी साथ में चैनल से जुड़े, ठीक है बेटा। तो देखिए, प्रश्न संख्या जो 86वीं है उसमें ये जो अव्यय शब्द है ये कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बेटा समुच्चय बोधक। तो 86वां जो प्रश्न है वो होगा, उसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, समुच्चय बोधक। अगला है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर, ऑप्शन है डी, ठीक है। अगला आपका आता है 88वां प्रश्न, सु जमा आगत, इसमें है स्वागत, किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो संधि है, आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी शब्द हो, पहली बात तो ये, वह, ये जो भी शब्द आएंगे उनसे पहले कोई भी शब्द आधा आएगा, ठीक है। कैसा आएगा? आधा। ये यण संधि की पहचान है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, यण संधि। और यण संधि किस ऑप्शन में है? ये है बेटा डी में, 88 का डी, ठीक है। 89 पे देखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना ऑप्शन में है कुछ समझ में नहीं आना, बहाने बनाना, सी है सोच विचार करना, और डी के अनुसार अपनी हानि स्वयं करना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि जब मुसीबत आती है तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका 89 का कौन सा सही है बेटा? ए सही है, ठीक है। आगे देखिए 90वां प्रश्न, क्योंकि ये लगातार 15 नंबर के आए हैं तो लगातार प्रश्न हिंदी के ही हैं सारे, जबकि हरियाणा जीके और इंडिया जीके जो थी वो बीच बीच में दे रखे थे क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए जो क्रम था वो भी अलग अलग था, ठीक है बेटा। इसमें देखो 90वां जो प्रश्न है उसके अनुसार जहां कोई ना रहता हो वो कौन सी जगह होगी? जहां कोई भी नहीं रहता तो वो होती है बेटा ये निर्जन। कौन सी? निर्जन होती है। हाँ, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है निर्मम, प्रवासी, निर्धन, ठीक है। तो ऑप्शन पहला कौन सा है? निर्जन है। तो इसमें 90वें में कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखिए 91वां प्रश्न, पतझड़ किस समास का उदाहरण है? तो पतझड़ है एक ऋतु विशेष जिसको जो किसके समास के अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है बेटा, बहुव्रीहि समास। तो 91 में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? डी आएगा, ठीक है। अगला देखिए 92वां प्रश्न, बेकार से बेगार भली, इस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। कि बेकार से तो बेगार भली, परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अचानक कोई लाभ होना, या फिर खाली बैठने से तो अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए, या खाली बैठने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। प्रश्न संख्या 92, 92 का डी। 93 में क्या कहा गया है कि तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यह वाक्य किस काल का है? तो ये जो वाक्य है बेटा ये है हेतु हेतु मदभूत। इसके अनुसार एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु हेतु मदभूत काल में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। तो तुम मन लगाकर पढ़ते तो क्या होता?
तो एक क्रिया पढ़ना जो है वो दूसरी क्रिया पर क्या हो गई, निर्भर हो गई कि तुम पास अवश्य हो जाते। ठीक है बेटा, तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, 93 का ए सही होगा, हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, क्योंकि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है निम्नलिखित शब्दों में से नदी का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो नदी को चपला, चपला तो बिजली को बोलते हैं, धरती धरा धरती, समीर वायु को बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सरिता। 94 का बी सही है, सरिता। ठीक है बेटा, अगला आता है आपका 95वां प्रश्न कि अस्थाई शब्द के सही अर्थ को चुनो। कि अस्थाई शब्द लिखा हुआ है, स्थाई मतलब जो टिका हुआ है, अस्थाई जो टिका हुआ यानी स्थिर नहीं है। इसमें है थोड़े समय तक रहने वाला, सामाजिक नियमों या कानूनों का उल्लंघन करने वाला, चाल चलन या छोटे के प्रति स्नेह दृष्टि। अस्थिर अस्थाई किसको कहेंगे, तो अस्थाई कहेंगे कि जो थोड़े समय तक रहने वाला होता है। ऑप्शन है 95 का ए, 95 का ए आएगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, जो इसमें दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी होगा। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द दिया हुआ है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनो। तो निरीक्षण क्या होगा, बोल के भी आप देख सकते हैं, निरीक्षण। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका निरीक्षण। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है बेटा, तो निरीक्षण जो है ऑप्शन है 96 का ए, 96 का ए सही होगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए प्रश्न संख्या है 97 कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हिंदी जो है पूरी की पूरी हिंदी आपकी, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा आपका उसी में से ही आया है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको जब रिवाइज करोगे ना बेटा, तो आपकी समझ में आएगा। उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं, ये तो बेटा आप ही को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी काल और ये दूसरी जो शब्द है, जैसे कि भाषा है, शब्द है, वर्ण है, विशेषण है, संज्ञा है, ये प्रश्न जो है सारे इसी से बने हैं। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, विशेषण। 97वां जो प्रश्न है, 97वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, विशेषण। अगला आपका आता है कि 98वां प्रश्न, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहलहा रहे हैं। ठीक है, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो ये जो वाक्य है बेटा, ये क्योंकि दो वाक्यों को, एक तो क्या है, यहाँ पहले बंजर भूमि थी, अब खेत लहलहा रहे हैं, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के पश्चात ये कौन सा वाक्य बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें तो ये कौन सा बन जाएगा, सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन में आंसर कौन सा आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा। तो 98वां जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, इसका ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए 99वां प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। कि पहले ही कार्य समाप्त हो चुका है तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे बेटा, पूर्ण भूतकाल। तो 99 का जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, 99 का बी सही होगा। ठीक है भाई, हेतु हेतु मदभूत मैंने आपको अभी बताया, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। पूर्ण भूत जिसमें कार्य पहले से समाप्त हो चुका होता है। संदिग्ध भूत जिसमें संभावना होती है, संदिग्धता रहती है कि कार्य पता नहीं समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, संदिग्धता बनी रहती है। ठीक है, अपूर्ण भूत जिसमें कार्य चल रहा होता है या हुआ ही होता है, ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ। अगला आता है आपका प्रश्न संख्या 100, आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। तो आलसी एक विशेषण शब्द है, आलसी का भाववाचक बताना है, विशेषण का क्या बनाया है,
भाववाचक बना दिया है। तो इसमें हमें देखना है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी बन रही है, जो आलसी विशेषण से बनी है। तो ये है अलस्या, आलसीपन, आलसी या फिर आलस्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आलस्य। तो प्रश्न संख्या 100 में कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, आलस्य। ठीक है, तो ये थे आपके हरियाणा जीके, इंडिया जीके और हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, आई होप कि सबके सही हुए होंगे। ठीक है बेटा, ये जो आपका अगला जो चैप्टर है ये मैं आपको एक तो हिंदी से जितना जहां से मैंने छोड़ा हुआ है वहां से आगे कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, साथ में हरियाणा जीके और इंडिया जीके ये भी आपकी अभी शुरू करा रही हूँ मैं। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको इससे बेटा फायदा भी होगा, रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।